महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप बीती, क्योंकि उनकी भी एक दुनिया होती है और जो कभी कभी आपके पास आ जाती है और तब होते हैं डरावने सपनों से सच्चे अनुभव। दोस्तों, आप बीती मैं आज की कहानी भेजी है पारोमा जी ने। पारोमा जी लिखती है, मेरी उम्र 51 साल होने को आई है। मैं आपकी स्टोरीज बहुत पसंद करती हूँ और खासकर जो रियल स्टोरीज आप लाती हैं वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो इसलिए ये जो है अपने बचपन की एक स्टोरी लिख रही हैं। ये लिखती हैं, हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था। हम 3 बहन और 2 भाई थे। हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमारे साथ ही रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बचपन से वो हमें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी, पर कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उनकी संतान क्यों नहीं हुई। पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो समझ में आया कि बात कुछ और ही थी। बड़ी मम्मी अपने गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, मगर वो छोटी जात का था, इसलिए घर वालों ने इसका विरोध किया और उनका प्यार परवान न चढ़ सका। जबरदस्ती उनकी शादी मेरे बड़े पिताजी से कर दी गई, मगर उनके बीच पति पत्नी वाला कोई भी संबंध नहीं था। बड़ी मम्मी ने शादी के बाद से ही कह दिया था कि बड़े पिताजी कभी भी उनके साथ पति पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश न करें, अन्यथा वो आत्महत्या कर लेंगी। बड़े पिताजी भी काफी उसूल वाले इंसान थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। दुनिया की नजर में वो पति पत्नी जरूर थे, मगर पति पत्नी जैसा उनका कोई भी रिश्ता नहीं था और इसलिए संतान होने की संभावना तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने हम बच्चों में ही अपनी संतान खोज ली थी। और जहां तक बात रही उस लड़के की, तो मम्मी से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि शादी हो जाने के बाद से उस लड़के को बहुत सदमा लगा था। वो अपने दिमाग में नहीं था और पागलों की तरह गांव में घूमता रहता था। एक तरह से पागल ही हो गया था शायद। इसी तरह से कुछ साल बीते। एक दिन अचानक बड़ी मम्मी मुझसे बोल पड़ी, रीनू रीनू चल तो जल्दी जल्दी मंदिर के पास जाना है। हमारे घर के पास एक मंदिर था, काफी प्रसिद्ध। वहां पर हर समय लोगों का तांता लगा रहता था और भिखारियों की काफी संख्या बाहर बैठी रहती थी। मैं चूंकि घर में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़ी मम्मी मुझे अपने साथ बहुत जगह ले जाया करती थी। उस दिन भी वो मुझे अपने साथ जाने को बोलने लगी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पर बड़ी मम्मी जोर जबरदस्ती करने लगी। सुना सुना, मुझे लगता है वो वहां पर है। एक बार मेरे साथ चल, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं उनके साथ चल दी। वहां पर एक पागल सा व्यक्ति बैठा हुआ था। बड़ी मम्मी के अनुसार वो श्रीधर था, उनके गांव का वही लड़का जिनसे वो शादी करना चाहती थी। फटे पुराने कंबलों में खुद को ढक के वो व्यक्ति वहां पे बैठा था। बड़ी मम्मी उसके पास जाकर उसे कहने लगी, श्रीधर श्रीधर मुझे पहचाना तुमने? हाँ मैं। मगर वो पागल कोई भी रिएक्ट नहीं किया। पर उसके बाद से बड़ी मम्मी अक्सर मंदिर आने जाने लगी। समय समय पर वो तरह तरह के खाना और कुछ कपड़े वगैरह उस पागल को दे देती थी। धीरे धीरे गांव में ये बात भी फैलने लगी। वो श्रीधर था या नहीं ये तो ठीक से पता नहीं, मगर हाँ, बड़ी मम्मी की इन हरकतों से गांव वालों की नजर हमारे परिवार पर पड़ने लगी। एक दिन अचानक जब मैं नींद से उठी, मैंने पाया कि बड़ी मम्मी दहाड़े मार मार कर रो रही है। माँ उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। बाहर निकल कर देखा तो मंदिर के वहां काफी भीड़ थी। मैं वहां चली गई। लोगों से पता चला श्रीधर पागल की मौत हो गई है। किसी कारण से, शायद कुछ फूल जलूल खा लेने की वजह से वो मर गया है। मगर इसके बाद से हमारे घर में समस्याएं शुरू हो गई। रात में अक्सर ऐसा लगता है जैसे छत में कोई टहल रहा है।
किसी के चलने दौड़ने की आवाजें आने लगी। घर के सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया था। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दादी मुझे छत में बुला रही है। दादी अक्सर ठंड के समय धूप तापती थी और मुझे इसी तरह से बुलाती थी। मैं दौड़कर छत में गई, मगर पूरी छत खाली थी। लौटते हुए अचानक सीढ़ियों पर मुझे एक काली सी शर्ट जैसी कुछ पड़ी हुई मिली। मैं उसे उठाकर नीचे आने लगी। दादी के कमरे में पहुंची तो दादी अपने कमरे में थी। तभी बड़ी मम्मी वहां से गुजरी और मुझे देखते ही बोली, ये क्या है तेरे हाथ में? और मेरे हाथ से उस कपड़े को लेकर वो चौंक पड़ी। ये तो श्रीधर की शर्ट है, उसे बहुत पसंद थी। इसके बाद एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक मेरी नींद टूटी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है, बहुत जोर जोर से। मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो महसूस हुआ रोने की आवाज छत की तरफ से आ रही। मैं धीरे धीरे छत में चढ़ गई। सच कहूं तो बचपन में मैं काफी हिम्मती थी, अभी भी हूं, और शायद इसीलिए इस सारी घटना की साक्षी मैं ही रही। जब मैं छत में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर मैं चौंक उठी थी। बड़ी मम्मी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और उनके सामने एक अदृश्य सी आकृति खड़ी थी। बड़ी मम्मी कह रही थी, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम कहां चले गए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। मैं तो तुम्हें बस देख लेती थी, इसी में मेरी शांति हो जाती थी। मुझसे वो मौका भी छीन लिया गया। मैं चौंक पड़ी और शायद ये बड़ी मम्मी का प्यार ही था कि उनको इस हालत में देखकर मैं दौड़कर उनके पास गई। वो आंखें बंद किए रो रही थी। मैंने उन्हें धकेलकर जगाना चाहा, पर इससे पहले कि मैं उन्हें छू पाती, एक तेज हवा का झोंका जैसे मुझे उनसे दूर छिटका दिया। मैं पास ही की जमीन पर छिटक कर गिर पड़ी। आ! मेरी आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी और अचानक चीख पड़ी, नहीं, उसे कुछ मत करना। वो मेरी बेटी की तरह है। वो मुझे बहुत प्यारी है, जैसे मैं तुम्हें प्यारी थी। मेरी चीख सुनकर घरवाले भी चौंक पड़े और सभी छत की तरफ आ गए। हालांकि बड़ी मम्मी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, मगर मैंने सबको बता दिया। इसके बाद घर में एक तांत्रिक को बुलाया गया। कुछ पूजा पाठ वगैरह की गई। तांत्रिक बोल पड़ा, मुझे लगता है उस नवयुवक की आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है, पर तुम उससे ठीक से बात नहीं कर पा रही हो, इस वजह से वो बेचैन है। तुम उससे बात करो, तभी इस मामले से छुटकारा हो पाएगा। उस दिन पहली बार मैंने बड़े पापा को गुस्से में देखा। वो लगभग चीख पड़े थे, बंद करो ये सब बकवास। जब से शादी हुई है तुमने मेरा जीवन नरक बना रखा है, और अब ये नया तमाशा। मैं नहीं मानता इन भूत प्रेतों की बातों को। ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। कल ही तुम्हें मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा। इसके बाद एक रात फिर मुझे छत से बातें करने और फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैं फिर छत की तरफ चल पड़ी और जब छत पर पहुंची तो मैंने देखा वही धुंधली सी आकृति बड़ी मम्मी के सामने खड़ी है और बड़ी मम्मी उसके साथ कुछ बातें कर रही। अब की बार उनके करीब जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दूर से खड़े होकर ही उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, पर मुझे कुछ समझ न आया। फिर मैं चुपचाप नीचे चली आई, क्योंकि थोड़ा सा डर मेरे मन में घर कर गया था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मां रो रही थी। मेरे बाकी सभी भाई बहन भी घर के बाहर ही खड़े थे और मंदिर के पास काफी भीड़ थी। मैं उठकर जब मां के पास गई तो मां ने मुझे सीने से लगा लिया और तब मुझे पता चला बड़ी मम्मी ने मंदिर की सीढ़ियों पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और इसके साथ एक और बात भी सामने आई, और वो ये थी कि श्रीधर की मौत कुछ फूल जलूल खाने से नहीं हुई थी, बल्कि बड़े पिताजी ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे जहर दिया था।
लोगों के बीच जो बातें हो रही थी उससे वो परेशान थे। घर की इज्जत पर आंच आते देखकर उन्होंने एक कदम उठाया था और उस रात शायद श्रीधर की आत्मा ने बड़ी मम्मी से सारी बातें बता दी। बाद में पता चला था उस रात दोनों के बीच काफी लड़ाई भी हुई थी और उसके बाद बड़ी मम्मी ने एक कदम उठाया। पता नहीं समाज दुख प्यार करने वालों को क्यों नहीं समझता है, क्यों जात पात की दीवार उनके बीच खड़ी कर दी जाती है और प्यार का अंत हमेशा ऐसा दुखद ही होता है। आज की दूसरी घटना राकेश ने भेजी है। राकेश कलकत्ता के पास ही एक गांव में रहते हैं। ये लिखते हैं, भैया मैं अपने बचपन की एक घटना आपको लिखकर भेज रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ सच में हुई थी, मगर कोई भी इसे सुनेगा तो शायद उसे अजीब लगेगा। घटना के कुछ पक्ष मुझे भी समझ में नहीं आए और शायद आप लोगों को भी समझ में ना आए। मैं बचपन में खेल कूद को बहुत पसंद करता था और बड़ा होकर एक फुटबॉलर बनने की चाहत रखता था। इसलिए गांव में बच्चों के साथ हमेशा फुटबॉल खेला करता था। मेरे घर के पास ही एक अंकल रहते थे, वो भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते थे। अपने कॉलेज के दिनों में वो कॉलेज की टीम के प्लेयर थे। वो अक्सर मुझे फुटबॉल खेलने में और सिखाने में मदद करते थे। एक दिन हम लोग घर के पास ही मैदान में खेल रहे थे। शाम होने वाली थी। चाचा ने कहा, कल एक काम कर, मेरे साथ सवेरे बड़े वाले मैदान में चल, वहाँ तुझे अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। हमारे गांव से बाहर एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे। मैं भी खुश हो गया और उनसे कहा, बिल्कुल चलूंगा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गांव में लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो उस समय बहुत जल्दी गांव में अंधेरा हो जाता था और रात होने की वजह से लोग सो जाते थे। तो मैं भी अपने माँ पिताजी के पास ही सोता था। रात 9 बजे से पहले ही गांव लगभग सुनसान सा हो जाता था। मगर अगले दिन सुबह चाचा के साथ प्रैक्टिस करने जाऊंगा कि खुशी के मारे मुझसे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार करवटें बदलता रहा। फिर अचानक बाहर से आवाज आई, राकेश, ए राकेश, उठ, 4:30 बज गए, खेलने नहीं जाएगा? मैं कुछ पल को चौंक पड़ा। आवाज तो लगभग चाचा जी जैसी ही थी। मैंने सोचा, इतनी जल्दी सवेरा हो गया? मैं उठ बैठा। मैं माँ पिताजी को बोलकर अगर निकलता तो मुझे नहीं जाने दिया जाता। इतनी सवेरे कोई अपने बच्चे को घर से कैसे जाने दे सकता है? इसलिए मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। बरामदे तक पहुंचा तो भी बाहर से फिर से आवाज आई, राकेश, अरे राकेश, जल्दी चल, 4:30 बज गए हैं, पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। मैंने बाहर का दरवाजा खोला, मगर आश्चर्य, बाहर चाचा जी क्या कोई भी नहीं था। फिर भी मैं धीरे से दरवाजा बंद करके घर से निकल पड़ा। मगर बाहर कदम रखते ही अचानक मेरा दिमाग जैसे घूमने लगा। मेरे चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब अपने होशो हवास वापस पाए तो मैंने पाया कि मैं गांव के बाहर वाले तालाब के पास बैठा हूं। पर मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं चौंक पड़ा। ठंड के दिन थे, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, इसलिए टाइम का ठीक से पता नहीं चल रहा था। पर मुझे चाचा जी पर बड़ा गुस्सा आया, इसलिए मैं उनके घर की तरफ चल पड़ा। हमारा घर आगे पीछे ही था। मैं उनके घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगा। चाचा जी, सवेरा हो गया, उठिए, खेलने जाएंगे, बुलाकर मुझे अपने घर में कैसे घुस गए? काफी बार ठकठकाने के बाद दरवाजा खुला। चाचा जी सामने खड़े थे। वो बोले, क्या हो गया रे? अरे आप मेरे घर आए थे बुलाने, 4:30 बज गए, अभी फिर अपने घर कैसे आ गए? मैं तो निकल आया। 4:30? अभी 2:30 बज रहे हैं, चुपचाप जाकर घर जैसा कुछ सो जा। ना जाने क्या ना क्या सुन लिया तूने। मैं चौंक पड़ा। चाचा जी की घर की घड़ी में देखा तो सच में 2:30 बज रहे थे। पर अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस अपने घर जा सकूं। मैंने चाचा जी से कहा, ठीक है, मैं आप ही के यहाँ सो जाता हूं, फिर यहीं से चलेंगे। जब मैं उनके घर में रात में सो रहा था तो अचानक मुझे बहुत अजीब अजीब से आवाजें आने लगी। मैं घबराकर उठ बैठा। अब ज्यादा समय मुझे यहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर के पिछवाड़े की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी,
उसे कूदकर मैं घर के अंदर जैसे ही गया, मैंने पाया घर में लगभग कोहराम सा मचा था। माँ फूट फूट कर रो रही थी। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा थे। पिताजी कह रहे थे, अरे रो मत, मैं जाकर उसे खोजता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और तभी मैं वहां पहुंच गया। माँ क्या हुआ? माँ मुझे देखते ही अपने सीने से लिपटा ली और पूछ बैठी, कहाँ था? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, अब कभी रात को इस तरह से बाहर मत जाना, तेरी वजह से देख क्या हाल हो गया है, सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। फिर हम सो गए। अगली सुबह माँ मुझे एक बाबा के पास ले गई। मुझे तब तो समझ में नहीं आया क्यों, मगर बाबा ने कुछ पूजा पाठ करने के पश्चात मुझे बताया कि जब चाचा जी मुझसे बात कर रहे थे, उस वक्त मैदान के कहीं छुपी हुई निशी ने यह बात सुन ली थी और उस रात मुझे वो अपने साथ ले जाने वाली थी। पर शायद ये मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। इसके बाद बाबा ने मुझे कुछ गंगा जल वैसा पिलाया और एक ताबीज दी और कहा, यह ताबीज मुझे आजीवन अपने शरीर से अलग नहीं करना है, वरना मुसीबत हो सकती है। जब हम घर लौटे तो चाचा जी वहां बैठे हुए थे। सारी घटना सुनकर वो भी बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उस दिन शाम को उन्हें किसी काम से शहर जाना पड़ा था और जाने से पहले वो मुझे ये बात बताना भूल गए थे। अब यहां पर सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जब चाचा जी घर में नहीं थे तो उनके घर का दरवाजा किसने खोला और मुझे रात में उनके घर में पनाह किसने दी। घर